Friends, this is साक्षी एंड यू ऑन माई यूट्यूब चैनल एंजॉय लर्निंग विद साक्षी पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। यानी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। यानी जो भी कपड़े हम आजकल पहनते हैं वो सब फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स कंटेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। अब ये जो फैब्रिक है ये बने होते हैं फाइबर से, जो कि हमें नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेस से मिलते हैं। तो क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स का नाम बता सकते हैं? तो हाँ, बता सकते हैं, जैसे कि कॉटन, वुल, सिल्क, ये सब। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। अब ये जो फाइबर्स है इनसे सिर्फ कपड़े ही नहीं, हम बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी बनाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो अभी हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें हम फाइबर्स से बनी कुछ कॉमन आर्टिकल्स का नाम लिखेंगे और फिर हम उसको टेबल 3.1 में फिलअप करेंगे। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? अब कुछ फाइबर्स को आप आर्टिफिशियल क्यों लेबल कर रहे हो? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants and animals. अभी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा कि नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन, वुल, सिल्क, ये सब हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हें ह्यूमन बींग्स खुद अपने हाथों से बनाते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। और इसी वजह से इन्हें हम सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर कहते हैं। सो नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? मतलब सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। अब आप एक यूनिफॉर्म पैटर्न देखिए, जब भी बीड्स बने होते हैं तो इस तरह का कुछ पैटर्न होते हैं। सारे जो नेकलेस के बीड्स होते हैं वो एक दूसरे से अच्छे से जुड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो पेपर क्लिप्स जो है इनसे भी हम जोड़ के अच्छे से लॉन्ग चेन बनाते हैं। और सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। तो अब ये जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी कुछ इसी तरह का होता है। उसमें भी सारे जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे से कुछ इसी प्रकार जुड़े हुए होते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। अब ये जो छोटे छोटे यूनिट की बात की गई है ये असल में केमिकल सब्सटेंस है। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer। और ऐसे ही छोटे छोटे small units मिलके एक polymer बनाते हैं। The word polymer comes from two Greek words, poly meaning many and mer meaning part या unit। अब ये जो पॉलीमर वर्ड है इसका हम वर्ड ओरिजिन देखते हैं तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, एक है पॉली और एक है मर। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और मर का मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि यह पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स, यानी बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बना है एक पॉलीमर। आगे देखते हैं। पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर ऑल्सो। यानी जो ये पॉलीमर्स हैं ये नेचर में भी होते हैं। जैसे कि कॉटन भी एक पॉलीमर है जिसे हम सेलुलोज बुलाते हैं। एंड सेलुलोज इज़ मेड ऑफ लार्ज ऑफ नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, यानी बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स मिलके सेलुलोज यूनिट बनाते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर के प्रकार। तो सबसे पहले हम रेयन पे आते हैं। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। यानी क्लास 7 में हमने पढ़ा है कि सिल्क फाइबर जो हमें सिल्क वर्म से मिलता है वो चाइना में डिस्कवर किया गया था, पर इसे बहुत टाइम तक सीक्रेटली रखा गया था। यानी चाइना वालों ने पूरे वर्ल्ड को इस बारे में नहीं बताया था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली। यानी जो सिल्क फाइबर होते हैं ये तो बहुत महंगे होते हैं, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। पर इसका जो टेक्सचर होता है स्मूथ शाइनी, इससे सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। बहुत सारी कोशिश हुई कि हम सिल्क को आर्टिफिशियली भी बनाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के अंत तक साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। यानी उस टाइम तक साइंटिस्ट को एक फाइबर मिल चुका था जो कि एकदम सिल्क को रिजेंबल करता था। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब ये जो फाइबर है ये किस तरह से मिलता था? वुड पल्प पे केमिकल ट्रीटमेंट करने से। द फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। और इस फाइबर को या तो हम रेयन कहते थे या फिर आर्टिफिशियल सिल्क।
Although rayon is obtained from a natural resource, wood pulp, it is a man-made fiber. अभी हमने पढ़ा कि रेयन तो हमें वुड पल्प से मिलता है जो कि एक नेचुरल सोर्स है, फिर हम इसे मैन मेड फाइबर क्यों कहते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम उस पर केमिकल ट्रीटमेंट भी तो कर रहे हैं, तभी तो जाके मिल रहा है. सो इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स. यानी सिल्क से सस्ता होता है पर एकदम सिल्क जैसा होता है. अब इसको अलग अलग कलर में हम डाई भी कर सकते हैं और रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट या फिर कारपेट्स भी बनाए जाते हैं. अब हम आते हैं अपने अगले सिंथेटिक फाइबर पे जो कि है नाइलन. नाइलन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर, यानी ये एक और मैन मेड फाइबर है. इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. यानी इसकी डिस्कवरी हुई थी 1931 में, इसको तब बनाया गया था. और ठीक है, और इसमें कोई भी नेचुरल मटेरियल नहीं था, यानी रॉ मटेरियल सारे जो थे वो आर्टिफिशियल थे, एक भी नेचुरल नहीं यूज़ किया गया था. रेयन था तो इसमें हमारा वुड पल्प वो नेचुरल होता है, पर जो नाइलन था वो पूरी तरह से आर्टिफिशियली बना था. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर. ये बना था कोल वाटर और एयर से, और ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था. नाइलन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. अब इसके जो फाइबर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इलास्टिक थे और साथ ही साथ हल्के भी थे. इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश. अब ये लस्ट्रस यानी कि शाइनी थे और साथ ही साथ ईजी टू वॉश थे, यानी बड़े अच्छे से इनको धुलाई कर सकते थे. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. इसीलिए कपड़े बनाने में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया. We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. यानी हम नाइलन की बनी हुई बहुत सारी आर्टिकल्स यूज़ करते हैं जैसे कि सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश वगैरह वगैरह. नाइलन इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. यानी नाइलन से हम पैराशूट भी बनाते हैं और साथ ही साथ रॉक क्लाइंब वाली रस्सी भी बनाते हैं. तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम उससे रॉक क्लाइंबिंग के लिए रस्सी बना रहे हैं तो आप सोच सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी. अ नाइलन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन अ स्टील वायर. अब ये जो नाइलन थ्रेड होता है एक स्टील वायर की तरह स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है. आगे देखते हैं. अब हमारा नेक्स्ट है पोलिस्टर एंड एक्रेलिक. पोलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर. ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है. फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डजेंट गेट रिंकल्ड ईजिली. यानी इस फाइबर से जो फैब्रिक बनते हैं वो जल्दी से रिंकल्ड नहीं होते, यानी जल्दी से रिंक ख़राब नहीं होते. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश. ये क्रिस्प यानी कि क्या कह सकते हैं, यू कैन से बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं एंड ईजी टू वॉश, और धोने में भी आसानी होती है. सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. इसीलिए ड्रेस मटेरियल के लिए बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है. यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पोलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. आपने लोगों को देखा होगा कि वो पोलिस्टर के शर्ट और दूसरे ड्रेसेस पहनते हैं. अब टेरिलिन जो है वो भी एक तरह का पोलिस्टर है और वो काफ़ी पॉपुलर है. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न. इससे हम बहुत अच्छे फाइबर्स बना सकते हैं, फिर जिससे हम कोई भी यार्न बना सकते हैं. माई मदर ऑलवेज buys पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर. आई वंडर वॉट पेट इज़. यानी पहेली है जो कि एक लड़की है, तो वो बोल रही है कि मेरी मदर जब भी बोटल्स खरीदती है तो वो पेट बॉटल्स खरीदती है, और अगर जार्स भी खरीदती है तो वो पेट जार्स खरीदती है. तो वो क्यों, ये पेट है क्या? सो पेट इज़ एक्चुअली polyethylene terephthalate इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पोलिस्टर. ये पोलिस्टर का बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर फॉर्म है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. यानी इससे बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स और साथ ही साथ बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. आप अपने स्कूल के वाटर बोतल की तरफ भी देख सकते हो, उसके पीछे भी एक जगह लिखा होगा PET, पेट. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पोलिस्टर. यानी आप अपने आसपास देखिए और बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें पोलिस्टर से बनी हैं. पोलिस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर. यानी जो पोलिस्टर है वो दो वर्ड से मिला है, पॉली प्लस ईस्टर. तो पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, अभी हमने पढ़ा. तो हम कह सकते हैं कि ये ईस्टर नाम के एक यूनिट के रिपीटिंग होने से बना है.
ईस्टर्स आर दी केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, यानी ईस्टर्स एक तरह का केमिकल होता है जिसकी स्मेल एकदम फ्रूट्स की तरह होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा, यानी ज़्यादातर जो इसके फैब्रिक्स हैं उनके नाम है पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दे आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। अब नेम से ही लग रहा है कि ये दो तरह के फाइबर से मिलने से बने हैं, तो ये ऐसा है भी। पॉलीकॉट जो है वो पॉलिस्टर और कॉटन के मिक्सचर से बना है। पॉलीवुल जो है वो भी मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल है, ठीक है। फिर आता है टेरिकोट, तो वो भी टेरिलिन और कॉटन का मिक्सचर है। आगे देखते हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर, यानी ठंडियों में हम स्वेटर पहनते हैं या फिर शॉल या ब्लैंकेट की मदद लेते हैं। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल, इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो नेचुरल वुल से नहीं बने होते हैं, फिर भी वो वुल की तरह दिखते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक और तरह के सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं जिसका नाम है एक्रिलिक। अब ये जो एक्रिलिक होता है एकदम वुल की तरह होता है। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, यानी वो वुल जो नेचुरल सोर्सेज से मिलता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जबकि जो एक्रेलिक से बना होता है वो थोड़ा चीप होता है और ये अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल होता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम वेरी पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक होते हैं और साथ ही साथ चीप भी होते हैं। आगे देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, यानी क्लास 7th में आपने एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को बर्न किया था। तो आपने ये देखा था कि जो सिंथेटिक फाइबर है उसका बिहेवियर एकदम अलग है, वो एकदम वाइग्रॉसली रिएक्ट कर रहा है, लिखा भी है। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स, यानी जब आप सिंथेटिक फाइबर को जलाते हो तो उसका जो रिएक्शन होता है, जो देखने में रिएक्ट करता है, वो जो उसका बिहेवियर होता है वो नेचुरल फाइबर से थोड़ा अलग होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, अब वो गर्म होने के बाद मेल्ट होने लगते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, और ये उसका एक डिसएडवांटेज है। अगर कपड़ों में मतलब आग लग गई तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, फैब्रिक मेल्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी से चिपक जाएगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी, इसीलिए जब भी हम किचन या लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पहनना चाहिए सिंथेटिक कपड़े। तभी पहेली बोलती है, वो अभी मुझे समझ आया कि मेरी मदर कभी भी पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती किचन में काम करते वक्त। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals, यानी ये सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये सब प्रोड्यूस होते हैं पेट्रोलियम से, ठीक है। पेट्रोलियम में ही बहुत सारे हम केमिकल इफेक्ट करते हैं जिससे हमें ये मिलते हैं और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। सो व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, आप मानिए कि एक बारिश वाला दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई, यानी किस तरह का अम्ब्रेला आप यूज़ करेंगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर्स पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। अब जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनमें कुछ खास खूबियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं। एक तो वो कि जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, चीप होते हैं और रेडिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस और मोर वाटर देन नेचुरल फाइबर्स, यानी जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ज़्यादा वाटर सोक करते हैं या नेचुरल फाइबर्स, तो नेचुरल फाइबर्स ज़्यादा वाटर सोक करते हैं। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, अब किसको कम टाइम लगता है सूखने में, हमें पता है। वॉट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, तो इस सब चीज़ों से आपको क्या पता चलता है सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो हम लिख सकते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं उसके बारे में। सबसे पहला कि वो जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, चीप होते हैं, इस तरह से उनमें बहुत सारी खासियत है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे, यानी आप आमतौर के लाइफ में बहुत सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, अब उनका आपको लिस्ट बनाना है।
तो अब इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है लीनियर और दूसरी होती है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो लीनियर में तो एक लाइन की तरह वो अरेंज्ड होते हैं, और क्रॉस लिंक्ड मतलब सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, नीचे भी ऊपर भी चारों तरफ से वो लोग एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक दैट सिंथेटिक फाइबर, यानी प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, यानी सारे प्लास्टिक में सेम तरह की अरेंजमेंट नहीं होती। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर इज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड, यानी कुछ में लीनियर होती है जबकि कुछ में क्रॉस लिंक्ड होती है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी, यानी प्लास्टिक के जो भी आर्टिकल्स होते हैं अलग अलग शेप और साइज़ में आते हैं, ठीक है। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। अब यानी कि फैक्ट ये है, इतने सारे शेप्स इसके इसीलिए होते हैं क्योंकि ये मोल्डेबल, यानी बड़ी आसानी से हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। और प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उसको हम मेल्ट करके कलर भी कर सकते हैं, और इसको हम शीट में भी बदल सकते हैं, वायर्स में भी बदल सकते हैं। इसी वजह से प्लास्टिक का बहुत सारा यूज़ है। यानी अदर वर्ड्स में कहें तो प्लास्टिक के बिना हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आजकल के टाइम में। पहले के टाइम में तो हम रह भी लेते थे। अब यहाँ पे देखिए, इस प्लास्टिक का ही चेयर है, प्लास्टिक का ही बकेट, उसके ही टॉयज़ और उसके ही ग्लास। आगे देखते हैं। अब आते हैं पॉलीथीन पे। तो पॉलीथीन का क्या है, पॉली प्लस एथीन। अब ये भी एक प्लास्टिक ही होता है, इससे हम पॉलीथीन बैग्स बनाते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब आप खुद से एक प्लास्टिक का टुकड़ा बेंड करने की कोशिश कीजिए, तो आप देखोगे कि कुछ तो बड़ी आसानी से बेंड हो जा रहे हैं और कुछ को हम बेंड कर रहे हैं तो वो टूट जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि कुछ आसानी से बेंड हो जाएंगे और कुछ अगर हमने बेंड करने की कोशिश की तो टूट जाएंगे। Add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. अगर हम किसी भी प्लास्टिक बॉटल में गर्म पानी डालते हैं तो उसका शेप अलग हो जाता है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो अब ऐसे ही प्लास्टिक जो कि बड़ी आसानी से डिफॉर्म हो जाते हैं और बेंड करने पे आसानी से बेंट हो जाते हैं वो कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी कुछ इसके ही एग्जाम्पल हैं। उनसे हम टॉयज़ बनाते हैं, कॉम बनाते हैं और कंटेनर्स बनाते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं कि वो जो है एक बार उनको शेप दे दिया तो हम उन्हें फिर से नहीं कर सकते, और अगर हमने उन्हें हीट करने की कोशिश की तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे, वो पूरे जल ही जाते हैं, और उन्हें ही हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इसका एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट और मेलामाइन। बैकलाइट जो होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इससे हम इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हैं और यूटेंसिल्स के हैंडल्स, यानी जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं वो ज़्यादातर बैकलाइट के ही बने होते हैं। अब मेलामाइन जो है इससे टाइल्स बनती हैं, ठीक है। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल, एक वर्सेटाइल मटेरियल है। इट रेजिस्ट फायर, यानी फायर को रेजिस्ट करती है, और ये बाकी प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छे से हीट को रेजिस्ट कर सकती है। इससे हम टाइल्स बनाते हैं, किचन वेयर बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं जो कि फायर को रेजिस्ट करें। आगे देखते हैं, पहले यहाँ पे कुछ पिक्चर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल जैसे कि स्विच बोर्ड, यहाँ पे टाइल्स है, प्लेट्स है, ये सब है। और थर्मोप्लास्टिक में आ जाते हैं हमारे कंटेनर्स, टॉयज़, ये सब चीज़ें। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, यानी प्लास्टिक को क्यों हम चॉइस करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। यानी आज हमें कुछ स्टोर करना है, कुछ भी हो, चाहे वो दूध हो, दही हो, मिल्क हो, अचार हो, तो सबसे अच्छा हमें क्या लगता है, प्लास्टिक कंटेनर। क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट होता है, उसका प्राइस कम होता है, ताकतवर भी होता है और आसानी से हैंडल हम कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स। यानी अब ये तो मेटल से हल्के होते हैं, इसी वजह से इन्हें हम एयरक्राफ्ट्स और स्पेसक्राफ्ट्स में भी यूज़ करते हैं। The list is endless if we start continuing articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. यानी प्लास्टिक का यूज़ का जो लिस्ट है वो एंडलेस है, यानी कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम चीज़ें आजकल यूज़ करने लगे हैं। स्लीपर्स हो, फर्नीचर हो, डेकोरेशन की चीज़ें हो या कुछ और। आगे देखते हैं।
अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे प्लास्टिक की। तो सबसे पहला ये कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता। हमें पता है कि अगर हम आयरन को बाहर रख देते हैं तो वो रस्ट हो जाता है, ठीक है, मॉइस्चर की वजह से और एयर की वजह से। पर प्लास्टिक ऐसा नहीं होता, प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता, वो आसानी से उनका कोरोजन नहीं होता। इसीलिए हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, अब चाहे वो केमिकल्स ही क्यों ना हो। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, साथ ही साथ ये हल्का है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल भी है। सो टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वेर यूज्ड इन द पास्ट। यानी आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि किस तरह के बकेट्स वो पास्ट में यूज़ करते थे, क्या मटेरियल था उनका, क्या एडवांटेज है प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने का। तो वो कहेंगे कि प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं वो हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और उनको हम अलग अलग शेप और साइज़ में मोल्ड भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे पर्पजेज़ होते हैं इनके। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स, आमतौर पर ये मेटल से सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी इनको हम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी यूज़ करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ, यानी आप प्लास्टिक कंटेनर्स की लिस्ट बनाइए जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब आते हैं प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक जो है वो बहुत ही पुअर कंडक्टर्स होते हैं, यानी वो किसी भी चीज़ को पास नहीं करते, ना ही लाइट को और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, और यही रीज़न है कि जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनकी प्लास्टिक कवरिंग होती है। स्क्रू ड्राइवर के हैंडल जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। फ्राइंग पैन के हैंडल्स भी प्लास्टिक से बने होते हैं ताकि हमारा हाथ ना जले, ठीक है। आगे देखते हैं प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, यानी प्लास्टिक्स और एनवायरनमेंट का क्या रिश्ता है। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स, यानी आमतौर पे जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो या तो वो उसे प्लास्टिक में रैप करके देते हैं या फिर पॉलीथीन बैग में देते हैं। दिस इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स, और यही रीज़न है कि हमारे घर में बहुत सारे पॉलीथीन का भंडार जमा हो जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज, और वो यूज़ का नहीं होता, लास्ट में हम उसे गार्बेज में ही फेंक देते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, अब यही प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अ मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, यानी जो भी चीज़ वो डीकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से उसे कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं हो पाता आसानी से उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, अब प्लास्टिक जो है उसे सैकड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है, डिकम्पोज में, इसीलिए वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। और अगर हम इसे जलाने की कोशिश करें तो जलता भी धीरे धीरे है और पूरी तरह से जलता नहीं, और इससे बहुत सारे पॉइजनस गैसेस भी निकलते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, यानी जितना हो सके हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। हमें जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें कॉटन या जूट का बैग यूज़ करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, यानी जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं मटेरियल्स उनको अलग अलग कचरे में रखना चाहिए और साथ ही साथ उनको डिस्पोज भी अलग अलग करना चाहिए, और इन सारी प्रैक्टिसेस को हमें अपने घर में करना चाहिए। ये एक अच्छी बात होगी अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करें। ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो अब हमें एक लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits its uses, especially for storage of food. यानी जैसे भी अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं तो जो भी कलर्स होते हैं, कलरफुल चीज़ें नॉन कलरलेस हो जाती हैं, और दिस लिमिट्स इज यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, इसीलिए फिर उसे स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है अपने कंट्री के, अपने अर्थ के, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। 5R प्रिंसिपल को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस करना, प्लास्टिक को रीयूज़ करना, फिर रिसाइकल करना, फिर रिकवर करना और साथ ही साथ रिफ्यूज़ भी करना। अब हमें कुछ हैबिट्स डालनी चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो वो ये है, हमें प्लास्टिक बैग्स यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, ना ही पानी में और ना ही लैंड पे। हम जब भी शॉपिंग करने जाए तो हमें कॉटन या जूट का बैग
अपने साथ ले जाना चाहिए और हमें प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज़ मिनिमाइज़ करना चाहिए। और हम जो प्लास्टिक लंच बॉक्स ले जाते हैं उसके बदले हमें स्टील का लंच बॉक्स ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।